हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने क्या कहते हैं, जो अभी आने वाली जो भर्तियां हैं सहायक अध्यापक और प्रवक्ता प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के जो संभावित और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको लेकर मैंने एक सीरीज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। जो तैयारी है उसमें काफ़ी हद तक क्या करेंगे, काफ़ी काफ़ी हद तक सहायक, काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेती हो। तो डेफिनेटली क्या है, ये इन क्वेश्चनों की आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, वहाँ पर भी उसमें भी हेल्प मिल सकती है नीट वाले स्टूडेंट्स को। और जो एलटी सहायक अध्यापक का भी एग्ज़ाम है, और प्रवक्ता भौतिक विज्ञान उत्तराखंड और यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए भी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, हम डेल ऑपरेटर के साथ किसी भी वेक्टर फील्ड को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे और ए वेक्टर, अगर कोई ए वेक्टर है तो हम उसके कंपोनेंट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा। तो हमको जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या मिलेगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी क्यों मिलेगी, बिकॉज जो आंसर आ रहा है उसमें आई जे के नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समटाइम वेक्टर, समटाइम स्केलर एंड नन ऑफ दीज। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन से मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना रोटेशन परफॉर्म कर रही है, जितना रोटेशन परफॉर्म करेगी उतना उसका क्या होगा, कर्ल होगा। तो मैथमेटिकली हम कर्ल को कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ल का मतलब जो डेल के साथ हम किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जब हम इसको आई जे के अक्रॉस ओपन करेंगे तो आंसर में आई जे के प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि कर्ल ऑफ जो वेक्टर फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होगा, ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर, जो आज को क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी होते रहता है। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंस आर का मतलब क्या होता है कि मुझे डेल ऑपरेटर के साथ किसी भी वेक्टर फील्ड को क्या करना है, डॉट करना है। और यहाँ आर क्या है, वेयर आर इज पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, मुझे क्या करना है, डेल के साथ डॉट करना है, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब मैं डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखूंगा और आर इज अ पोजीशन वेक्टर, आर अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, और ऐसे जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो मुझको ये मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड मिलेगा। ठीक है, और ये सब वन, ये भी वन होगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। कि तो जो यहां से क्या ऑब्जर्व किया, कि जो डाइवर्जेंस ऑफ आर होगा वो आंसर क्या होगा, उसका 3 होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 1 अपॉन आर। ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ अभी एलटी में आया हुआ है। द ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर के साथ सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं, या तो आप एक लॉन्ग मेथड से चले जाओ, या इसके लिए एक हम क्या कर सकते हैं, देखते ही हम बता सकते हैं कि ग्रेडियंट हम किसी भी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ये डेल ऑपरेटर को है, इस डेल ऑपरेटर को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर मान सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको डी अपॉन डी, इसको एक डिफरेंशियल ऑपरेटर मानेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस आर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे,
इस r का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, जब r का तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r कितना होगा, -1/r²। कितना होगा, -1/r² होगा। ठीक है, इतना करने के बाद तुमने क्या करना है, एक r कैप अपने मन से लगा देना है, एक r कैप अपने मन से लगा देना है। तो या तो कभी इस फॉर्म में आंसर होता है, इस फॉर्म में आंसर होता है, पर जो एमसीक्यू है उसमें इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो यूनिट, जो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा कि जो ग्रेडियंट 1/r है, ग्रेडियंट 1/r कितना आ जाएगा, -1/r² को ऐसे रहने दो। इस r कैप की वैल्यू निकाल देंगे, इस r कैप की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, r वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -r कैप अपॉन r³। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर भी ऑप्शन छोड़ दिया जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, ये आगे को थोड़ा सा r कैप की वैल्यू रख के भी हम क्या कर सकते हैं, आगे को मूव कर सकते हैं। तो जैसा इस क्वेश्चन में जो ग्रेडियंट 1/r दिया है उसकी वैल्यू कितनी आ रही, -r वेक्टर अपॉन r³। तो -r वेक्टर अपॉन r³ क्या है, ऑप्शन थर्ड में है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये 5 क्या कह रहा था, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक है। क्या होता है, ये क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। डेल डॉट बी इक्वल टू 0 का, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी ही क्या कर रही हैं, लीव भी कर रही हैं। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेल डॉट बी इक्वल टू 0 क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिज्म है। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट जो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन 1 होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते रहता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बॉडीज ऑफ मास m, द बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m, ठीक है, आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p²/2m लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि मोमेंटम इक्वल है, अगर मोमेंटम इक्वल होगा तो जब हम रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया है क्योंकि मोमेंटम इक्वल दिया है। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी को पहले मास m के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2m आ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी को मैं 4m के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2m की जगह कितना लिखूंगा, 4m लिखूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8m/2m आ जाएगा। तो आफ्टर जब हम आफ्टर सॉल्विंग तो वी गेट 4:1। ठीक है, तो बहुत केयरफुली इसका ऑप्शन लगाना है क्योंकि इसमें 1:4 भी ऑप्शन दिया है और 4:1 भी दिया है। तो जल्दीबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट 1:4 लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 4:1 होगा। तो बी जो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एनटी में पूछा गया है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उस हीट का 2 पार्ट्स में यूज करता है। एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में करता है और जो दूसरा करता है वो सराउंडिंग के अक्रॉस वर्क परफॉर्म करने में उसको क्या करता है, यूज करता है। तो dq इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, कभी कभी यही क्या आ जाता है, ये भी ऑप्शन में होता है। ठीक है, dq इक्वल टू du प्लस dw, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही होता है। बट हम क्या करते हैं कि जो वर्क डन हम निकालते हैं उसको, ठीक है, वर्क डन कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, pdv आती है। तो जब हम इस वर्क डन की जगह pdv को पुट कर देते हैं तो dq इक्वल टू du प्लस pdv बन जाता है। तो ये है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा
फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन भी क्या आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद रखेंगे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कल भी हमने डिस्कस किया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है। एक नंबर सिस्टम से आ रहा है, एक लॉजिक गेट से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये कह रहा है कि किस गेट का है, कह रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, देखो यहाँ पर क्या है, एंड, क्या है इस सिंबल में, क्या किया है, एंड में नॉट लगा दिया है, ठीक है। जब हम एंड में, इसका मतलब ये जो ब्लैक है इसका मतलब नॉट होता है, जब हम एंड में नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। तो ये जो सिंबल है वो किसका होगा, नैंड गेट का होगा। बहुत सारे लोग एंड गेट नहीं लगा के आएंगे क्योंकि एंड में भी नॉट लगा है, जब एंड में नॉट लगा होगा तो वो नैंड गेट बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, नैंड गेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रहे हैं। The SHM of a particle is given by, SHM मतलब simple harmonic motion is given by y equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t, then its amplitude is, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 2000 इसको हम LT 2021 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये जो y इक्वल टू क्या है, ये जो y इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जनरली जो इक्वेशन दी है ये सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स है। ये 2 वेव्स का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। सुपरपोजिशन के बाद हमको ये वेव मिल रही है, ठीक हो गया। तो हम इन दोनों वेव को अलग अलग लिख सकते हैं। y1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी लिख सकेंगे और y2 को हम 4 कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। देखो अब हम कंपैरिजन करने के लिए क्या मैं इस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो पहली वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड a, क्योंकि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये सिंपल इक्वेशन होती है। तो a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो y क्या, यहाँ पर एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का 3 हो जाएगा और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट हमको 1 और 2 से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ये दोनों वेव है, जो y2 है वो y1 से पाई डिग्री आगे है कहने का मतलब जो फेज एंगल फाई है वो π/2 है। तो हम दो वेव का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, पर थीटा मतलब यहाँ cos फाई इन दोनों वेव में फेज कितना है, π/2 है। तो जब π/2 होगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो a कितना है, 3 का स्क्वायर और b कितना है, 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का जो अंडर रूट होगा 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 5 होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरीके से ओबे करेंगे। गलती से 7 आंसर मत लगा देना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड कर देंगे और 7 आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एम्पलीट्यूड को हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर लॉ से फाइंड आउट करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। क्लियर। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये मेरे को इस तरीके से कोई क्या दे रखा है, सर्किट दे रखा है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर। इसके बीच में मुझे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो ये सर्किट को देखने से, देखो हमको सर्किट को देखने से ये पता चल, इसमें देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो जब 3/6, ये जो 3/6 इक्वल टू 4/8 हो जाएगा। तो जब इनका रेशियो 1, जब इन दोनों आर्म्स का जो रेशियो है 3/6 इक्वल टू 4/8 हो जाएगा, तो ये 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, इसके बीच में जो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो जो 2 माइक्रोफैराड का जो ये कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो हम इसको हटा देंगे, ये बेकार हो गया, इसको हम रिमूव आउट कर देंगे। तो रिमूव आउट कर देंगे तो क्या होगा, फिर देखो उसके बाद हम इसको रिमूव आउट कर दे। रिमूव आउट करने से क्या होगा कि ये जो 3 और 6 है
ये जो 3 और 6 है ये क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 3 और 6 का सीरीज कैसे देते हैं हम, 1/c1 प्लस 1/c2। तो 3 और 6 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो c डैश कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। सिमिलरली जो 4 और 8 है वो भी सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में हम कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 लिखते हैं। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये c डबल डैश कितना आ जाएगा, 8/3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। और देखो जो c डैश और c डबल डैश ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम कैपेसिटर को कैसे जोड़ देते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, c = c1 प्लस c2। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या आएगा, 14/3 माइक्रोफेरेड आएगा। तो 14/3 माइक्रोफेरेड आने का मतलब जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y = 10 sin 20t प्लस 0.5x। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत 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 पूछे जा रहे हैं एलटी एग्जाम में। एलटी हो चाहे लेक्चरर हो, ठीक है, पीजीटी हो या टीजीटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, ये वेव्स एंड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन, जो एक गिवन इक्वेशन, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो वेव की जो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसका जो सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म कर रहा है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या होती है, y = a sin ωt प्लस kx होती है। ठीक है, तो जब हम ये गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन वेव वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि द फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर इज। ठीक है, एमिसिव पावर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उससे जो क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, एमिट हो जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया at a particular temperature is known as emissive power of black body। क्लियर। तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितना होना चाहिए, जो जितनी पावर आ रही है उतनी ही क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव भी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो एमिसिव पावर होगा, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगा, यूनिटी होगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होगा, एमिसिव पावर क्या होगा, यूनिटी होगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होगा वो कितना होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। ये भी एलटी 2015 में आया हुआ है। तो ये क्या है, अ स्टिक ऑफ 1 मीटर मूविंग विथ वेलोसिटी 2.7, अ स्टिक ऑफ वेलोसिटी मूविंग विथ वेलोसिटी 2.7 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज द अपरेंट लेंथ ऑफ द स्टिक। जनरली ये क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है। ठीक है, तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आता है। ठीक है, जब भी कोई क्या होता है हमारे पास एक दो फ्रेम, ये हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। जनरली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास यहाँ पर, L = L0 1 - v²/c²। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। L0 हमको दे रखा है उसने। ठीक है, L0 क्या दे रखा है हमको, 1 मीटर दे रखा है। क्लियर। बाकी 1 - v हमको दे रखा है 2.7 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और c हम हमेशा जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हम वी ऑब्जर्व दैट कि जो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 0.44 मीटर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये भी क्या आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये भी आ जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है हमारे पास आज के, हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या करे फिजिक्स के किए। डेफिनेटली ये क्या होंगे, इन पॉसिबिलिटीज 100% पॉसिबिलिटीज है कि ये तुमको जब आप एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें एग्जाम में देखने की इन क्वेश्चन की संभावना इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करो। ठीक है, और शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो हम इसी तरीके से डेली के डेली हम क्या करेंगे, सीरीज चला रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लियर, थैंक यू।